प्रोजेक्टर्स की ब्राइटनेस ब्रांड इतनी तेजी से बढ़ाते जा रहे हैं कि एक दिन दिखना बंद हो जाएगा। वेल अपने पास है आज दो रतन, एक है राम, दूजा लखन। देखिए राम लखन। तो अपने इंडिया में जितने भी प्रोजेक्टर आते हैं सब चाइना से आते हैं और हर ब्रांड सेलर अपने हिसाब से कपड़े लत्ते पहना के और राजा बाबू बना के मार्केट में उतारते हैं और कहते हैं दी ब्राइटेस्ट प्रोजेक्टर। रियली ऐसे ही चलता रहा तो प्रोजेक्टर में एक दिन लैंप की जगह लाइट हाउस आने लगेंगे। कोई सेंस है इस बात की? अब ये दोनों प्रोजेक्टर चाइना से डायरेक्टली इंपोर्ट किए गए हैं। एक है मोटराइज्ड फोकस वाला जिसको रिमोट से कंट्रोल करते हैं और एक है ऑटो फोकस प्रोजेक्टर। इसमें आपको कोई भी मैनुअल रिंग नहीं मिलती। एंड यहाँ पे जो मोटराइज्ड फोकस वाला है इसमें जो मैनुअल रिंग दी गई है ये मैनुअल नहीं है, ये भी मोटर से ही कनेक्टेड है। दैट मीन्स दोनों में आपको कोई मैनुअल फोकस या मैनुअल की स्टोन का ऑप्शन नहीं मिलता। और इंडिया में जो सेलर्स है वो दोनों प्रोजेक्टर को अलग अलग स्पेक्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि है भी बट इतना भी डिफरेंस नहीं है क्योंकि हम 11 पैरामीटर पे दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। एंड यू विल गेट टू नो कि यार इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। एंड जो 11th पैरामीटर है वो इन दोनों प्रोजेक्टर का इतना खराब है कि उसके सामने जो 10 के 10 पैरामीटर है वो बेकार हो जाते हैं। दैट मींस एक मेजर इशू है जो आपको पता होना चाहिए। वेल सबसे पहला पैरामीटर ब्राइटनेस। तो ब्रांड की जो स्पेक शीट है उसके अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम ब्राइटनेस है वो है 3800 लूमेंस। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों ही प्रोजेक्टर की जो ब्राइटनेस है वो एग्जैक्टली सेम है, रत्ती भर भी डिफरेंस दोनों में नहीं आता। द सेकंड पैरामीटर इज कॉन्ट्रास्ट। दैट मींस कलर्स आपको कितने एक्यूरेटली दिखते हैं, चाहे वो ब्लैक हो चाहे रेड हो, कोई भी कलर हो, वो कितना एक्यूरेटली कितना डीप आपको दिखाई दे रहा है। तो दोनों ही प्रोजेक्टर्स की जो स्पेक शीट है वहां पे मेंशन है 1000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो। एंड डिस्प्ले पे आप खुद देख सकते हो कि दोनों का ही जो कॉन्ट्रास्ट है या फिर कलर रिप्रोडक्शन है वो एग्जैक्टली सेम है, कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं आता। एंड 1000:1 कॉन्ट्रास्ट की वजह से जो कि काफी कम है, हर कलर में थोड़ा व्हाइट कलर की मिक्सिंग हो जाती है। और यहीं पे आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे विच इज कलर एक्यूरेसी। तो अगर आप किसी भी कलर को देखोगे, मेजरली हम रेड को देखते हैं, तो यहाँ पे रेड जो कलर है वो ऑरेंज की तरफ शिफ्ट होता दिखाई देता है। हर कलर की लाइट शेड बन जाती है। अगर आप पिक्चर कस्टमाइजेशन में जाके सैचुरेशन को इंक्रीज भी करते हो तब भी जो वो एक्चुअल फील है डीप कलर्स का वो नहीं मिल पाता, कहीं ना कहीं कलर्स लाइट ही रहते हैं। तो इन प्रोजेक्टर्स की जो कलर एक्यूरेसी है वो अराउंड 85 से 90% है। एंड आई डोंट नो कि 100% RGB ये क्या है। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं विच इज शार्पनेस। तो दोनों ही प्रोजेक्टर सेम टाइप की और एक नंबर की शार्पनेस ऑफर करते हैं। अगर आप टेक्सटेबल कंटेंट या फिर ऑफिस पर्पस के लिए इन्हें यूज करना चाहते हो तो बेहतरीन शार्पनेस आपको मिल जाएगी। एंड यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट रेशियो कम होने की वजह से आपको जो ब्राइटनेस है वो लाइटिंग कंडीशन में भी काफी ठीक ठाक मिल जाती है। तो ऑफिस पर्पस के लिए, टेक्सटेबल कंटेंट के लिए या फिर अगर आप स्टॉक मार्केटिंग करते हो ग्राफ्स के लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि वहां पे आपको कलर एक्यूरेसी की कोई जरूरत नहीं। ब्लैक, व्हाइट, रेड एंड ग्रीन 4 कलर यूज होते हैं और होते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट मोशन हैंडलिंग। दोनों ही प्रोजेक्टर 50 हर्ट्ज तक की मोशन हैंडलिंग कर पाते हैं। अगर आप कोई भी 60 FPS की वीडियो इस पे प्ले करते हो तो 10 फ्रेम्स आई थिंक ये मिस कर देता है, जिसकी वजह से हल्का फुल्का जिटर आपको दिखाई देता है। और ये इतना है कि अगर आप हॉलीवुड मूवीज, एक्शन मूवीज जिनमें फास्ट सीन्स होते हैं देखते हो तो डेफिनेटली आपको महसूस होगा कि कहीं ना कहीं जिटर आ रहा है। जिटर बोले तो फ्रेम ड्रॉप। एंड मोशन हैंडलिंग का इशू सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू इजीली फिक्स किया जा सकता है। एक बार मैंने चाइना से एक प्रोजेक्टर इंपोर्ट किया था, उसमें भी ये सेम 50 हर्ट्ज वाला इशू था। तो अपडेट के बाद वो चीजें फिक्स हो जाती है, उसमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दिक्कत आती है वो आती है अपने 6 पॉइंट में विच इज फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर आप UI भी बोल सकते हो। तो जो प्रोजेक्टर 1 है, जैसे ही आप इसमें प्ले स्टोर ओपन करते हो और कोई ऐप सर्च करके डाउनलोड करने की कोशिश करोगे, ऐप क्रैश हो जाएगी। वो चीज अपने प्रोजेक्टर 2 में नहीं है, मतलब ऑटो फोकस वाले में वो चीज रिजोल्व कर दी गई है। बट दोनों में ही आपको एक थर्ड पार्टी ऐप स्टोर मिल जाता है जहां से आप अपनी एप्स को डाउनलोड कर सकते हो। दोनों प्रोजेक्टर्स में सेम UI मिलता है, सेम रिकमेंडेशन आप खुद देख रहे हो। तो दोनों में इस चीज का तो कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही वाइडवाइन L3 लाइसेंस पे आते हैं। तो कोई भी OTT प्लेटफॉर्म जो कि पेड है वो आपको 480p से ऊपर क्वालिटी नहीं देगा। बेटर रहेगा आप कोई भी स्ट्रीमिंग बॉक्स या फिर कुछ भी सर्टिफाइड एंड्रॉइड ये वो यूज करो, क्योंकि इनमें नॉन सर्टिफाइड एंड्रॉइड आपको मिलता है तो जो कि लाइसेंस्ड तो नहीं है और पूरा पोटेंशियल भी नहीं देगा। द 7th पॉइंट इज रिमोट। दोनों प्रोजेक्टर्स के रिमोट आइडेंटिकल है, सिर्फ और सिर्फ जो प्रोजेक्टर 2 है इसमें आपको डेडिकेटेड की स्टोन का की दिया हुआ है। और इसी पॉइंट के साथ ऐड करते हुए अब आते हैं अपने 8th पॉइंट पे विच इज फोकस, ऑटो फोकसिंग, ऑटो की स्टोन। तो कौन से प्रोजेक्टर का बेटर है? तो दोनों ही प्रोजेक्टर की जो फोकसिंग है बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। प्रोजेक्टर 1 में आपको मोटराइज्ड फोकस मिलता है एंड प्रोजेक्टर 2 में आपको मिलता है ऑटो फोकस, जो कि मोटर से ही कनेक्टेड है। बट यहाँ पे 2 कैमरास दिए हुए हैं जहां पे ऑटो फोकस एंड ऑटो की स्टोन ये ऑटोमेटिकली कर लेता है। यहाँ पे आपको रिमोट के थ्रू या फिर जो यहाँ पे ये डायल है इसकी हेल्प से फोकस करना होगा। एंड दोनों के फोकस में बहुत 19-21 का फर्क है कि जो मोटराइज्ड फोकस आप रिमोट से कर रहे हो उसमें थोड़ी एक्यूरेसी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ऑटो फोकस। ऑटो फोकस होने के बाद भी आपको रिमोट की हेल्प से थोड़ा बहुत फोकस करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको पिक्चर क्वालिटी एकदम एक्यूरेटली मिल जाए, ब्लर फ्री कह सकते हैं। और दोनों ही प्रोजेक्टर में जो कॉमन है वो है 4D की स्टोन। इसमें आपको एडिशनली ऑटो की स्टोन मिल जाता है, मतलब आपको 4D यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली पिक्चर को क्रॉप करके अलाइन कर देता है। बट दिस सबसे बड़ा ड्रॉबैक इज कि इनमें आपको कोई भी मैनुअल कंट्रोल नहीं मिलता फोकस या फिर
फिर कीस्टोन के लिए। तो ड्रॉबैक क्या है? देखो 1 साल की तो वारंटी है एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर कोई इशू आता है तो ब्रांड इसको फिक्स करके दे देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन 1 साल के बाद जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि सारे के सारे पार्ट्स इलेक्ट्रॉनिक है, कोई भी मैनुअल ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। और 4D कीस्टोन की काफी ज्यादा डिमांड है, लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ मैनुअल कीस्टोन। इसके पीछे रीजन है, अगर आप मैनुअल कीस्टोन करते हो, सेंट्रली अलाइन करते हो, तो आपकी जो डिस्प्ले है, फॉर एग्जांपल 6 इंच की डिस्प्ले है, तो जितने भी उसमें पिक्सल है वो सारे के सारे यूज होंगे आपको एक बेटर पिक्चर क्वालिटी ऑफर करने के लिए। लेकिन जब आप 4D यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कीस्टोन करेक्शन यूज करते हो, फॉर एग्जांपल आपका प्रोजेक्टर इस तरीके से रखा है तो उसकी डिस्प्ले भी ऐसे ही हो गई। अब यहाँ पे जब आप 4D कीस्टोन करेक्शन यूज करोगे उस पिक्चर को प्रॉपर अलाइन करने के लिए, तो जो डिस्प्ले है उसमें इतने पिक्सल्स बंद हो जाते हैं उस पिक्चर को रेक्टेंगुलर शेप देने के लिए। दैट मींस जो पिक्सल डेंसिटी है वो कम हो जाती है और उसी के साथ जो शार्पनेस है, क्लैरिटी है, वो सब कुछ कम होते होते बहुत मेजर डिफरेंसेस आ जाते हैं। और अगर आप नहीं समझ रहे हो इस बात को तो खुद से कंपेयर करके देख लेना। एक बार प्रोजेक्टर को सिंपली सेंटर में रख के सैंपल्स लो और उसके बाद टिल्ट करके यहाँ पे 4D कीस्टोन के साथ प्रॉपर अलाइन करके सैंपल्स लो, दोनों में आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा क्वालिटी में। अब दी नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट 9th पॉइंट, साउंड। दोनों ही प्रोजेक्टर्स में डोल्बी ऑडियो का प्रोविजन बताया गया था, बट प्रोजेक्टर 1 में डोल्बी ऑडियो का साइन जैसे ही आता है ऑडियो गायब हो जाती है एंड प्रोजेक्टर 2 में डोल्बी ऑडियो आती है। तो ये एक और एडिशनल डिफरेंस है इन दोनों प्रोजेक्टर में। जो ये ऑटो फोकसिंग वाला प्रोजेक्टर है इसमें आपको डोल्बी ऑडियो डिकोडिंग का ऑप्शन मिलता है, इसमें नहीं मिलता, इसमें गिमिक है। अब आते हैं 10th पॉइंट पे और इसके बाद बहुत खतरनाक पॉइंट है जो इन दोनों प्रोजेक्टर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सो द 10th पॉइंट इज अपडेट। दोनों ही प्रोजेक्टर्स में अपडेट देखने को मिलते हैं, क्योंकि पहले वाले प्रोजेक्टर में 2 अपडेट आ चुके हैं और ये अभी तक कोई ऐसा बग है नहीं। जो क्वालिटी है वो है, बट कोई भी ऐसा खास बग मुझे इसमें नहीं दिखाई दिया, तो अभी तक तो अपडेट आया नहीं, बट ब्रांड चाहे तो दे सकता है। अब दी मोस्ट इंपॉर्टेंट और जिस पॉइंट के लिए आप वीडियो देख रहे हो यानी कि 11th पॉइंट की, क्या ऐसा मेजर ड्रॉबैक है जो ये सारे के सारे पैरामीटर्स को खत्म कर देता है? दैट इज टेम्परेचर। तो ये प्रोजेक्टर से एक सर्टेन टेम्परेचर के अंडर तक ही रन कर पाते हैं, विच इज 35 to 36 डिग्री सेल्सियस। अगर आपके रूम में एसी नहीं है तो आप इन दोनों प्रोजेक्टर्स को लेने की गलती ना करें, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। बट हम प्रैक्टिकल्स देखे बिना मानते नहीं है, तो मैंने 1 घंटा बिना एसी के इन दोनों प्रोजेक्टर्स को चलाया एंड सेम टाइम पर, मतलब 1-2 मिनट का ही फर्क आया और दोनों के ही जो पैनल्स हैं वो ब्लैक होने शुरू हो गए। दैट मींस जो एलसीडी डिस्प्ले है उसके पिक्सल्स बर्न हो जाते हैं। हाँ, ये रिकवर भी हो जाती है, जैसे आप इसको टर्न ऑफ करके रेस्ट दोगे तो ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा कुछ टाइम के लिए एंड अगेन वही सेम इशू आएगा अगर आपके रूम में एसी नहीं है। और बार बार अगर इस तरीके से डिस्प्ले बर्न होगी तो एक टाइम पे सैचुरेशन पॉइंट भी आएगा और ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सो ट्रिपल फैन सिस्टम होने के बाद भी जो कूलिंग मैनेजमेंट है वो इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है कि आपको लॉन्ग रन से मेरा मतलब कि 1 से सवा घंटे तक भी मैक्सिमम ये सर्वाइव नहीं कर पाता विदाउट एसी। सो अगर आप इनको परचेज करने का सोच रहे थे तो कीप वन थिंग इन माइंड कि ये टेम्परेचर सेंसिटिव है और आपसे ज्यादा इनको एसी चाहिए कूलिंग के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज की जो इस प्रोजेक्टर का पहला बैच था उसमें पोलराइज्ड ग्लास फ्लिप करके यानी कि उल्टा लगा हुआ आया था, जिसकी वजह से इसमें हीटिंग इशू आ रहे थे, ऐसा ब्रांड बोल रहा था। और उन्होंने बोला कि हमने नए बैच में वो चीज फिक्स कर दी है। तो यहाँ पे नया बैच तो ये है, इसमें भी सेम इशू है। तो ऐसा तो नहीं है कि दोनों में पोलराइज्ड ग्लास जो है वो उल्टे लगे हुए हैं या फिर दोनों में सीधे लगे हुए हैं। इन प्रोजेक्टर्स में ये इशू है एंड दैट्स व्हाई आपके कहने पे मैंने ये कंपैरिजन बनाया कि ये एफिशिएंट नहीं है। तो अगर आपको कोई भी पोलराइज्ड ग्लास वाली बात में फंसाए तो मत आना, सिर्फ और सिर्फ एसी के साथ ही जाना। अच्छा, सो आई थिंक काफी टाइम के बाद एक कंपैरिजन का वीडियो आया एंड अब आपको कंपैरिजन ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रोजेक्टर्स में इतना कंफ्यूजन हो चुका है कि अब झाड़ू मारने का टाइम है। सो अगर वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।